गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। आज मैं आपके सामने एक नया सेगमेंट लेके आया हुआ हूँ। दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एग्जामिनेशंस और एनी ऑफ द स्टेट पीएससीज, राइट। आज हम लोग एक मेन से स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 29 जनवरी 2025 के द हिंदू में ये सेगमेंट आया हुआ है। ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे रेलेवेंट है, हम चलिए इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स ट्राई टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक। डेली न्यूज एनालिसिस 29 जन 2025। द हेडिंग इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लासिफाइंग डीनोटिफाइड ट्राइब्स। ये आपका मेन से स्पेसिफिक टॉपिक है। ठीक है, द टॉप इम्पैक्ट ऑफ क्लासिफाइंग डीनोटिफाइड ट्राइब्स। डीनोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब क्या है? डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में अगर बात करेंगे, जैसे इंडिया में वी हैव द बैकवर्ड कास्ट, वी हैव द बैकवर्ड क्लासेस, हमारे पास पिछड़े वर्ग हैं, हमारे पास एससी ग्रुप्स है, एसटीज हैं, राइट। इनके अलावा भी देयर आर ग्रुप्स व्हिच आर अनक्लासिफाइड, जिनको किसी भी सूची में नहीं रखा गया है। ठीक, इनके बारे में अगर बात किया जाए थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, इनको कभी किसी जमाने में अंग्रेजों के द्वारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। ये क्रिमिनल ट्राइब्स, ये अपराधी जनजातियां नोमैडिक होते थे, खानाबदोश या सेमी नोमैडिक पैटर्न में रहते थे। ये मुद्दा दोबारा एक बार रिवील हुआ है, दोबारा एक कमेटी के द्वारा सामने रखा गया है। गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रहा है कि इनको भी एक आइडेंटिटी देने की जरूरत है, दिस पीपल को, जिनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स के दर्जे में रखा जाने वाला है, राइट, या रखा जाता है। इस क्लासिफिकेशन के इंपैक्ट को हम लोग यहाँ चेक करने की कोशिश करेंगे एज पर दिस आर्टिकल। ये जीएस पेपर 1 का हिस्सा है, ये जीएस पेपर 1 का पार्ट है, राइट। जीएस पेपर 1 में आपका इंडियन सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका सोर्स है आपका द हिंदू। इस किस कॉन्टेक्स्ट में उसको उठाया गया, अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इसकी रेलेवेंस क्या है, राइट। इसका रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके रेलेवेंस में अगर आप देखोगे, लगभग 3 साल के रिसर्च के बाद, तो 3 years रिसर्च बिटवीन टू इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, एक आप देखोगे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, have for the first time systematically categorized 268 re-notified semi-nomadic and nomadic tribes across India। ये जो आपकी क्रिमिनल ट्राइब्स, जिसको बाद में डिनोटिफाइड ट्राइब्स का दर्जा दिया हुआ है, इसके ऊपर भारत के 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लगभग 268 ऐसे ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इनमें से कहा जा रहा है कि 179 ट्राइब्स, 179 कम्युनिटीज लगभग इनका रिकमेंडेशन किया गया है टू बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एससी, एसटी एंड द ओबीसी, कि इनको इन 3 कैटेगरीज में भी रखा जा सकता है एज पर द रिकमेंडेशन। ये हिस्टोरिक एफर्ट इसलिए लगाया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये डिनोटिफाइड ट्राइब जो अभी तक आइडेंटिटी लेस है, इनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके, मुख्य धारा में लाके इनको भी बेनिफिट दिलाया जा सके, और एज ए स्टेट इन अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर सके। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, इस स्टडी में पाया गया है कि लगभग 63 कम्युनिटीज दैट हैज बीन नेवर क्लासिफाइड वेयर नॉन ट्रेसेबल एनीमोर। लगभग जो हमने 268 ट्राइब्स जिनके बारे में बात किया गया है, उनमें से लगभग 63 कम्युनिटीज नॉन ट्रेसेबल है, उनको पता ही नहीं लगाया जा पा रहा है कि आखिर में है कहाँ। अगर इनमें एक तर्क ये बताया जाता है, शायद ये हो सकता है कि ये लोग दूसरे स्टेट में माइग्रेट किए हों, और दूसरे ने स्टेट में माइग्रेट करते दौरान इन लोगों ने अपना नाम बदल दिया हो, अपनी आइडेंटिटी बदल लिया हो, या फिर दूसरे स्टेट के एससी, एसटीज या ओबीसी कैटेगरी में इन्होंने अपने आप को जो है प्लेस कर लिया हो। तो ये भी बातें आपकी बताई जाती हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, इस पीडीएफ में हिंदी में सारी चीजें उपलब्ध है। विमुक्त जनजातियां, डिनोटिफाइड ट्राइब जिनको आप बोलते हो, है ना, पेपर 1 द हिंदू
संदर्भ 3 साल के शोध के बाद भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और जनजातीय शोध संस्थाओं ने पहली बार भारत भर में 268 विमुक्त अर्ध खानाबदोश और खानाबदोश जनजातियों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये देखिए आप ट्राइबल पॉपुलेशन। अब देखो इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके, अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेम द ट्राइबल स्टेट्स, नेम ऑफ ट्राइबल स्टेट्स, जनजाति राज्यों का नाम, जनजाति जनसंख्या के आधार पर राज्य का एक तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना, नेम ऑफ नॉन ट्राइबल स्टेट्स, नेम ऑफ नॉन ट्राइबल स्टेट्स एंड यूटीज, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कोई नॉन ट्राइबल नॉन यूटीज है। ट्राइबल फेस्टिवल्स, क्यूसीन्स, खाना पीना, क्लोथिंग पैटर्न, स्पोर्ट्स। जैसे आपको याद होगा आपके पीवाईक्यू में हॉर्नबिल फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ द दैट इज रिलेटेड विद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीलिम्स में ऐसे करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, लेट्स गेट इन बैक टू द टॉपिक। अगर डिनोटिफाइड ट्राइब का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि लगभग अंग्रेजों के समय पे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1924 में इन डिनोटिफाइड ट्राइब्स को अंग्रेजों के जमाने में इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था और ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट ही पास कर रखा था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। अच्छा, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का अर्थ क्या होगा? अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा समझोगे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था भारत में, भारत का पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को तो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट जो भारत के लोग थे, द पीपल हु वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बिकेम जॉबलेस, क्लूलेस अबाउट देयर फ्यूचर। तो फॉर देयर लिविंग दे स्टार्टेड टू गेट एंगेज इनटू द लूट्स, राइट। ये लूट के रास्ते से अपने जो है जीवन यापन में शामिल हो गए, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि रिसोर्स स्कैर्सिटी होने की वजह से ये बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनका दो हाथ होने लगा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। उस कन्फ्रंटेशन को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लेके आए। इस एक्ट के थ्रू वो कभी भी किसी भी क्राइम में, किसी भी इवेंट में कोई भी अगर गड़बड़ी होती थी तो पूरा एलिगेशंस इन्हीं ट्राइब्स के ऊपर लगता था, जिनको उन्होंने क्रिमिनलिटी का दर्जा दे रखा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट दैट इज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को सबसे पहले नल एंड वॉइड किया, और क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम बदल के उन्होंने क्या रखा, डिनोटिफाइड ट्राइब्स। ऐसे ट्राइब जिनके बारे में आपके पास किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है। मतलब कि सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी बनेगी कि सरकार ऐसे जनजातियों को चिन्हित करे, उनको क्लासिफाई करे और रिक्वायर्ड बेनिफिट्स उनको भी देना स्टार्ट करे, राइट। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है। सबसे पहले बार इसके बारे में शुरुआत अगर देखोगे तो काका केलकर कमेटी के दौरान इसके बारे में फर्स्ट टाइम डिबेट आपके यहाँ चालू हुआ था। उसके बाद कई सारे कमेटीज बने जो इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, जैसे लोकूर कमेटी 1965, मंडल कमीशन ऑफ 1980, दैट इज द रेनके कमीशन ऑफ 2008, इदाते कमीशन ऑफ 2017। इन सारे कमेटीज का मुख्य पर्पस यही था कि ऐसे डिनोटिफाइड ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद इनके क्लासिफिकेशन पे काम करना, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिलसिला लगातार हम लोग जो है इससे पिछड़ते हुए चले जा रहे थे। हाउएवर दे हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई ऑल सच कम्युनिटीज। आइडेंटिटीलेस कम्युनिटीज हमारे पास लगातार प्रिवेल कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा रिसेंट कमीशन है लगभग 2017 का, आपको नाम ध्यान रखना है, इदाते कमीशन। अभी ये हाईलाइट क्यों रखा है इदाते कमीशन? इदाते कमीशन ने अपने रिपोर्ट में इस चीज को सामने रखा हुआ है कि लगभग इसने 1200 डिनोटिफाइड सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स को ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया में क्या किया, इसने नोटिफाई किया हुआ है, जिसमें
इसने एक रिकॉर्ड निकाला कि लगभग 267 कम्युनिटीज बिल्कुल भी दे हैव नेवर बीन क्लासिफाइड, इनका किसी भी प्रकार का कोई भी वर्गीकरण हमको नहीं मिलता है, राइट। इदाते कमीशन ने एक और चीज बोल रखा है कि प्रीवियस कमीशंस ने, जो पहले के जो कमीशंस बने, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे काका केलकर कमीशन हो, चाहे लोकूर कमीशन हो, इन लोगों ने कभी भी क्लासिफिकेशन पे विशेष फोकस किया ही नहीं, और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए फेलियर है। अब एक डेवलपमेंट इसके बाद होगा आफ्टर द इदाते कमीशन रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा एक स्पेशल कमिटी बनेगा, इन फरवरी 2019, और फरवरी 2019 में इस कमेटी को हेड करेंगे वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, जिसमें मिस्टर इदाते भी होंगे, जिनके नाम से इदाते कमीशन बना हुआ है। डॉक्टर जेके बजाज होंगे ऑफ द सेंटर ऑफ द पॉलिसी स्टडीज एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज अ मेंबर्स। इनका मुख्य काम होगा, इस कमेटी का मुख्य काम होगा कि क्लासिफिकेशन पे काम करना और इस रिपोर्ट को पीएमओ में जमा करना, राइट। तो ये डेवलपमेंट लगातार आपके यहाँ चलता चला जा रहा था। अब मुद्दा उठता है कि कैटेगराइजेशन की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ द कैटेगराइजेशन। देखिए, अगर आप भारत में देखोगे इन इनिशियल स्टेजेस, जब हम आजाद होते 1947 में, तो एक टर्म तो हमने समझ लिया था, एससी एंड एसटीज। कैसे समझ लिया था? एससी एंड एसटीज के कई सारे हमारे पास हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं, इनके बारे में चाहे बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया हो, है ना, कि एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में बातें करी गई हो, रिजर्वेशन का प्रोविजन इंक्लूड किया गया हो, या उससे पहले भी कई सारे कास्ट मूवमेंट्स भारत में चले हुए हैं जिनमें एससी एसटी कैटेगरीज को स्पेशली सामने रखा गया है। लेकिन आप लगातार अगर देखते जाएंगे तो 1980s तक जाते जाते एक नया वर्ग भी भारत में इवॉल्व हुआ, जिसको कहा जाने लगा बैकवर्ड कास्ट, मतलब कि एक नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सवाल यहाँ पे यही उठता है कि अगर हम बैक टू बैक क्लासिफाई करते चले जाएं तो क्या स्थिति रहेगी हमारे नेशन की? कहीं हम एज ए नेशन फेल ना होने लग जाएं, कहीं हम एज ए नेशन कमजोर ना पड़ने लग जाएं। तो यहाँ पे बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन इसका जवाब आता है कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल है जब आप डेमोक्रेसी को ग्राउंड रूट लेवल तक आप क्या करें, पर्कुलेट करने में मदद करें। दैट इज एवरी पर्सन के एड्रेस को, एवरी पर्सन के समस्या को आप एड्रेस कर पाएं। दैट इज द वल्नरेबल सेक्शन, डिसएडवांटेज सेक्शन, अननोटिस सेक्शंस, वुमेन, द ट्राइबल पीपल। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन या आइडेंटिटी लेस पीपल को आइडेंटिटी देने की तरफ लगातार चलना है। अगर हमने क्लासिफाई कर दिया तो इन तक गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलना चालू होगा, इनके पास गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलना चालू होगा। गवर्नमेंट बेनिफिट्स के नाम पे क्या क्या? द गवर्नमेंट बेनिफिट्स लाइक हाउसिंग, द गवर्नमेंट बेनिफिट्स लाइक जॉब्स, दुनिया भर के अलाउंसेस, जो देश के अंदर जो ढेर सारे भत्ते दी जाते हैं, ढेर सारी योजनाएं, जो पॉलिसीज का बेनिफिट उनको मिलेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुद्रा योजना, स्वरोजगार के ऑप्शंस के लिए, है ना। इनको धीरे धीरे मुख्य धारा में लाएंगे। अगर इनको मुख्य धारा में लेके आएंगे तभी हम इनको एज ए ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल करके नेशनल डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, वरना रिसोर्सलेस और अननोटिस पीपल आर जस्ट लायबिलिटी अपॉन द स्टेट। तो इस प्रोविजन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कैटेगराइजेशन की बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल में बताया गया है कि द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैड इन दिसंबर 2022 रिपोर्ट said that it has repeatedly flagged the government's inability to take necessary action on the speedy categorization of these communities. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस बारे में अपने रिपोर्ट में 2022 के रिपोर्ट में लिख रखा है कि गवर्नमेंट की फेलियर है कैटेगराइजेशन ना कर पाना। इसमें और एक बात कहा गया है कि इस क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी आने की वजह से, क्लासिफिकेशन टाइमली ना हो पाने की वजह से बहुत सारे ट्राइब्स को एससी, एसटीज और ओबीसी कैटेगरी में रख दिया गया है, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार का नाइंसाफी है, क्योंकि दिस पीपल हैव द सेपरेट कल्चर्स, दिस पीपल हैव द डिफरेंट स्टोरीज, इनकी स्ट्रगल की अपनी अलग कहानियां हैं, इनकी एक्सप्लोइटेशन की अलग कहानियां हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इनको प्रॉपरली मेन स्ट्रीम में लेके आए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर स्ट्रगल्स डेवलप ना हो, तो हमें इनको सेपरेट क्लासिफिकेशन कराने की जरूरत है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इसका असर क्या पड़ सकता है? चलो ठीक है, मुद्दा आ रहा था कि हमें इनको जो है क्लासिफाई करने की जरूरत है, चलो हमने क्लासिफाई कर दिया, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमारे यहाँ एक मुद्दा चल रहा है, ओवरबर्डन
ओवर बर्डन रिजर्वेशन, हमारा जो रिजर्वेशन पैटर्न है वो ओवरबर्डन हो चुका है। जैसे अगर आपको ध्यान हो, इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस ने इंडिया के रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है। लेकिन स्टेट वाइज अगर आप देखोगे, हर स्टेट में कुछ अलग अलग नए नए ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं जो रिजर्वेशन के अंदर जाने का क्लेम कर रहे थे, वांट टू गेट रिजर्वेशन। चाहे मराठा रिजर्वेशन के बारे में बात हो, है ना, मराठा रिजर्वेशन इन द महाराष्ट्र जो अर्लियर फॉरवर्ड कास्ट हुआ करता था। तो आपको समझना है कि ये रिजर्वेशन कैप के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, प्लस रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये भी हमको देखने को मिला है कि बहुत सारे कम्युनिटीज हैं यूपी में, बिहार, यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये सारे लोग इसके मामले में बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं कि कहीं डिनोटिफाइड ट्राइब्स के एंट्री की वजह से हमारे रिजर्वेशन कोटा में कोई इंपैक्ट ना पड़ जाए या हमको कम हिस्सा ना मिले, राइट। सेकेंड थिंग अगर आप देखोगे, सो सेकेंड थिंग यहाँ ये भी उठ रहा है इसका इंपैक्ट, द कंप्लीशन ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रोसेस so that all denotified nomadic semi-nomadic tribes get benefit meant from them as per the classification of SC, STs, OBC including that of the reservation। पहला, रिजर्वेशन के ऊपर प्रेशर पड़ना। दूसरा, अगर क्लासिफिकेशन हो जाता है तो क्लासिफिकेशन होने के बाद इनको भी सेम टाइप ऑफ एजुकेशनल बेनिफिट्स, जॉब बेनिफिट्स, सिक्योरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द सोशल पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स, अपग्रेडिंग देयर सोशल स्टैंडर्ड और विकास के पायदान पे लगातार आगे बढ़ने का भी इनको मौका मिलेगा। हो सकता है डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए हम विशेष प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था कर पाए, कोई सेपरेट शेड्यूल्स की एंट्री हो जाए जिसमें डिनोटिफाइड ट्राइब्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके। सेकेंड, ये भी हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द व्हाट एक्शन द गवर्नमेंट टेक्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस स्टडी, इस अध्ययन हुआ है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रिकमेंडेशन देगा, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करे और अपने लिए एक नया टाइप का पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए ताकि स्टेट में भी रह रहे जो आपके डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनके लिए बेहतर जगह बनाया जा सके, राइट। तो ये भी चीजें हो सकता है। इसका कुल पर्पज है इंक्लूजन या समावेश को क्या करना, समावेशीकरण को बढ़ाते रहना, समावेशीकरण की प्रक्रिया को लगातार बढ़ाते रहना, तभी जाके आप जो नेशन इन मेकिंग होते हैं उस प्रोसेस को पूरा किया जा सके, राइट। अब लगातार इसको देख सकते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका आगे का रास्ता क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। The Anthropological Survey of India and Tribal Research Institute have submitted their final report to the special committee under the Niti Aayog. Currently, the committee is reviewing the recommendations before preparing a final report for the government. Government को final report देने से पहले एक जो है एक रिव्यू तैयार किया जा रहा है, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड हो गया तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, स्टेट गवर्नमेंट बड़े आसान तरीके से इन डिनोटिफाइड ट्राइब्स को रिजर्वेशन के कैटेगरी के अंदर जगह दे पाएंगे, पहला उपलब्धि। सेकेंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को एड्रेस करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के न्यू वेलफेयर पॉलिसीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ये डिनोटिफाइड ट्राइब्स सेंट्रिक पॉलिसीज बनाने में हमें आसानी हो। तीसरा चीज क्या हो सकता है कि धीरे धीरे हो सकता है ये डिबेट और इंक्रीज हो और इस डिबेट के चलते हुए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को भारत में और मजबूती से जगह मिले। जैसे आपने रेफरेंस का देखा होगा, अब रिसेंट में बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है और इस कास्ट सेंसस को पूरे देश में लागू कराने के बारे में लगातार बात करी जा रही है ना। ऑपोजिशन इस बारे में लगातार आवाज उठा रहा है टू द गवर्नमेंट। तो आपको ये बात ध्यान देना होगा कि इसका वे फॉरवर्ड ये भी हो सकता है कि एक बार रिजर्वेशन जैसे अफर्मेटिव एक्शन का एनालिसिस हो पाए, रिजर्वेशन का ग्राउंड इंपैक्ट दिखे और बेनिफिट विद इन द सिस्टम को हम लोग और अच्छे तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करने की स्थिति में कर पाए, राइट। तो वे फॉरवर्ड में ये कहानी आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। इसको लेके एक आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइक? The denotified tribes communities are the most vulnerable
एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, ये जो आपके डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल या फिर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है, सबसे ज्यादा शोषित है, सबसे ज्यादा जो है इनको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। हमें क्या करना है, डिस्कस द इश्यूज फेस्ड बाय दिस कम्युनिटीज एंड सजेशंस पुट फॉरवर्ड बाय द वेरियस कमीशंस फॉर देयर वेलफेयर। इन कम्युनिटीज के द्वारा इन कम्युनिटीज के द्वारा जो भी समस्याएं फेस करी गई हैं, उसके बारे में आप जो है डिस्कशन करिए, उनके बारे में समझिए, और डिफरेंट कमिटीज ने जो जो इसके सुधार के रिकमेंडेशन दे के रखे हुए हैं, उसके बारे में आप डिस्कस करिए एंड राइट डाउन द आंसर। ये लगभग 250 वर्ड्स में आप इसको लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक, तो करंट के रास्ते से हमने आपको ये टॉपिक समझाया, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छे तरीके से आप करते रहिए, और जो भी आपके पास डाउट्स होगा वी विल बी सॉल्विंग इन आवर अपकमिंग एपिसोड्स। टिल देन, थैंक यू।